नमस्कार साथियों, मैं विकास सर आज फिर आप लोगों के सामने हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। हमने पिछली दो कक्षाओं में वर्णमाला से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। आज इस नई कक्षा में हम उसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे आज हमें देखना है उच्चारण स्थान। वर्णमाला में जो भी वर्ण हैं, वर्णमाला में जो भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जो व्यंजन वर्ण हैं, जो स्वर वर्ण हैं, जो अयोगवाह हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा कुछ आप लोगों को ऐसा बताया जाए जिससे आपको चीज़ें याद हो सकें। तो उच्चारण स्थान के क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक सूत्र है हमारे यहाँ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। हम प्रयास करेंगे कि जिन चीज़ों को आसानी से समझा जा सके, चाहे वो हिंदी का हो, अगर संस्कृत के माध्यम से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा एक सूत्र है हमारे यहाँ। इस सूत्र से हम देखेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अकुह, आ का मतलब है आपका आ और बड़ा ह्रस्व और दीर्घ आ। कु, कु का मतलब है का वर्ग। का वर्ग का मतलब अर्थात का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग का मतलब है क से लेकर के अंगा तक। हा, हा का मतलब है हा। विसर्ग, विसर्ग का मतलब है यानी कि इतने वर्णों का उच्चारण स्थान, आपके जो इतने वर्ण हैं इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। एक लाइन हमको याद करना है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इससे ये पता चल जाएगा कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो आपका हर्ष और दीर्घ आ वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, हा मन और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होना है। तो ह्रस्व और दीर्घ आ का, हा का वर्ग के सभी वर्णों का और विसर्ग का, इतने का उच्चारण आपका कहाँ से होना है? कंठ से। अगर प्रश्न आ जाए आपके यहाँ कि गा का उच्चारण स्थान बताइए, गा का उच्चारण स्थान है, गा का उच्चारण स्थान है, तो आपके पास एक चीज होना चाहिए, गा किस वर्ग का है? का वर्ग का है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए गा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तुरंत इसका हल मिल जाएगा आपको, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। गा का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, एक लाइन याद करना है आपको, क्या है वो? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इससे आपको याद हो जाएगा कि ह्रस्व या दीर्घ आ, का वर्ग के पांचों वर्ण, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सूत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा दूसरा सूत्र है
इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। कई बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार में चीज़ों को बेहतर ढंग से हम समझ पाएं, जिससे चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहें। उसके लिए हमें फोकस करके पढ़ना होगा, क्या हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर भी आपको चर्चा करनी होगी। बिना इसके चीज़ें संभव नहीं है। अब देखिए, इचु यशा नाम तालु का मतलब ये है कि ई का मतलब है हर्ष और दीर्घ ई। टू का मतलब है चा वर्ग। टू का मतलब है चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, या, झा, या, सा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। हमारे मुख के अंदर तालु होता है, तो उस तालु से इतने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ई से छोटी और बड़ी। चू का मतलब चा वर्ग, चा वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, या और शा। अब चूंकि इस सा का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसका नाम तालव्य सा है। इसको कौन सा सा बोलते हैं? तालव्य सा। हमें चीजों को पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। अगर हमें कोई चीज रटनी है तो ये रटनी है कि एक लाइन में हमें सूत्र याद करना है। वह सूत्र में जो जो भी वर्ण आ रहे हैं, इन सभी वर्णों को हमको देख लेना है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होना है? ताल होना है। हमने पहला सूत्र पढ़ा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा हमने 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार चीजों को पढ़ा। जब हमने उसको पढ़ा, वो हमें याद हो गया। अब याद हो गया तो हमें उसको समझना है। हमने पढ़ा इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु पढ़ा। अब ये हमको याद हो गया कि ई ह्रस्व या दीर्घ ई, टू का मतलब चा वर्ग, चा वर्ग का मतलब चा, छ, झा, झा, या और सा। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। हमें इतना याद कर लेना है कि इचु यशा नाम तालु, यानी कि इसमें जो भी वर्ण आ रहे हैं, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होना है? तालु होना है। अब अगर कोई हमसे प्रश्न पूछ ले कि बेटा छा का उच्चारण स्थान बताओ, बताओ, पूछ लिया जाए कि छा, छतरी वाला जो छा होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होना है? अब आप आराम से बता लोगे कि आपको अगर सूत्र याद है इचु यशा नाम तालु, यानी चा वर्ग का जितना भी वर्ण है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होना है? तालु होना है। ये ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। अब इसको हम 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। क्या करेंगे कि इस सूत्र को हमको याद कर लेना है। कैसे याद करना है? इसको 2 बार पुनरावृत्ति करके, ऋतु लसा नाम दंता, एक बार सोचना है, फिर पढ़ना है, फिर याद करना है। किसी भी प्रकार से हमको इसको याद कर लेना है। याद करने के बाद जब ये याद हो जाएगा तो फिर से हमको वही देखना है। ये आपका संस्कृत वर्ण वाला में आता है ले और बड़ी वाला ले, यानी कि
ये आपका रे ह्रस्व या दीर्घ है। तू का मतलब है ता वर्ग। तू का मतलब है ता वर्ग। इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं। ता वर्ग। अब इस ता वर्ग का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, थ, द, ध, न। इन पांचों वर्णों का ला ये और ये सा आपको दिखाई दे दिए वर्ण। ये इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा आप बताएंगे? दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। ठीक है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ऋतु लसा नाम दंता आपको पता है तो आप बता देंगे कि था का उच्चारण स्थान क्या है, धा का उच्चारण स्थान क्या है, दा का उच्चारण स्थान क्या है। ये चीजें आप आसानी से बता देंगे। अब इसमें एक चीज और आप देखिएगा, ये वाला सा निहित है। बोलो इस सा को कौन सा सा कहेंगे? दंत सा कहेंगे। कौन सा सा कहेंगे? दंत सा। इस वाले सा को दंत सा कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? उच्चारण दांत से हो रहा है। इसी प्रकार से ध्यान समझना, केवल हमें तीन चार पांच चीजों पे काम करना है। उन पांच चीजों से हमें पूरा उच्चारण स्थान पता कर लेना है कि कौन सा वर्ण है, उस वर्ण का उच्चारण उच्चारण स्थान क्या है। ये चीज हमको यहाँ पर समझनी है। आप नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ। नहीं नहीं मेला। देखिए इधर, ऋतु लशा नाम दंता। तो आपको पता चल गया कि ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, ला का उच्चारण स्थान कहाँ है और सा का उच्चारण स्थान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चौथा लिखते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धा। क्या है बच्चों? ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब ऋतु रसा नाम मूर्धा का मतलब ये है कि रे, आपको रे दिख रही होगी। ये आपकी ह्रस्वरी है संस्कृत वर्णमाला में और ये दीर्घ है। एक बार और मात्रा लगेगी। टू का मतलब है टा वर्ग। टू का मतलब क्या है? टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। रा। रा का मतलब है रा और ये सा। ध्यान से समझना बात को। ऋतु रसा नाम मूर्धा का मतलब है ये री से ह्रस्व या दीर्घ री। टू माने टा वर्ग माने टा ठा डा ढा अड़ा और रा माने रा और ये शा माने सा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलो। मूर्धा होगा। गुड। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। यानी कि ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। अब मूर्धा से उच्चरित होने के कारण इस सा का नाम क्या रहेगा? बोलो मूर्धन्य सा। मूर्धन्य। ठीक है। बात समझ में आई? आपको कितने सा मिले? तीन मिले। एक मिला ये
और एक मिला ये और एक ये, 3 सा मिलते हैं। इसको तालव्य सा, इसको दंत सा और इसको मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा, दंत सा और तालव्य सा। बात समझ में आ गई होगी। ये हमने 4 सूत्र पढ़े हैं, कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, दूसरा पढ़ा हमने इचु यशा नाम तालु, और तीसरा पढ़ा हमने ऋतु लसा नाम दंता, और चौथा पढ़ा हमने ऋतु रसा नाम मूर्धा। इन चारों को हमने पढ़ा और इन चारों से हमने देखा कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण क्या क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए, अगर नहीं समस्या है तो हम आगे बढ़ते हैं और 5वें सूत्र की तरफ चलते हैं। इया मा अंगा अणा ना 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 नासिका च। ना ना नाम नासिका च। यानी ये आपका इया मा अंगा अणा ना और अंग अनुस्वार, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका होगा। यानी ये सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं? नाक के सहारे, नासिका के सहारे इन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो ये वर्ण इया मा अंगा अड़ा ना और अंग, ये सभी वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं? नासिका के। ठीक है। अब आगे आपका 6 नंबर है, ए दैतो कंठ तालु। ध्यान समझिएगा, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु का मतलब है ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। क्या है? कंठ और, ध्यान समझिएगा, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। अब 7वां नंबर हमारा है उदौतो कंठोष्ठम। यानी कि उ और औ, कौन कौन से वर्ण? उ और औ। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ। ध्यान समझिएगा, इयम अंगाणा नाम नासिका चा, यानी कि इयम अंगा अड़ाना नाम नासिका चा का मतलब है कि ये जो इयम अंगा अड़ाना और अंग अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका अनुस्वार है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होना है? नासिका से। ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और होष्ठ होगा। और आपका 8वां जो होगा वो होगा वकारस
उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। उ का मतलब है ह्रस्व और दीर्घ उ। उ का मतलब है पावर्ग। उ का मतलब है पावर्ग। क्या है पू का मतलब? पावर्ग। पावर्ग मतलब पा, फा, बा, भा, म। और उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होस्ट। ध्यान समझिएगा। उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ यानी कि जो ह्रस्व और दीर्घ उ प्लस पावर के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब ये है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सॉरी, वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ क्या होगा बच्चे? दंत और ओष्ठ। आपने पढ़ लिया होगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा आपने देखा। आ ह्रस्व या दीर्घ आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान आपने क्या देखा? कंठ देखा। दूसरा आपने पढ़ा इचू यसा नाम तालु। तीसरा आपने पढ़ा ऋतु रसा नाम मूर्धा। चौथा आपने पढ़ा ऋतु लसा नाम दंता। पांचवा आपने पढ़ा पद्मनीया नाम ओष्ठो। छठा पढ़ा आपने या मांगाड़ा नाम नासिका चा। सातवां पढ़ा आपने हृदयतो कंठ तालु। आठवां पढ़ा आपने उदयतो कंठोष्ठम। नौवां आपने पढ़ा वकारस्य दंतोष्ठम। 9 सूत्र के सहारे जितने भी वर्ण हैं वर्णमाला के, वर्णमाला के सभी वर्ण जो भी हैं आपने अ से लेकर के क्या तक और भी श्रा वगैरह देखा। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से निकल कर आया? बोलो। एक 9 सूत्र आपको पढ़ाए गए, उन 9 सूत्रों में आपने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। हमने दूसरा पढ़ा इचू यसा नाम तालु। हमने एक पढ़ा ऋतु रसा नाम मूर्धा। हमने एक पढ़ा ऋतु लसा नाम दंता। हमने एक पढ़ा उपपद्मनीया नाम ओष्ठो। उपपद्मनीया
ओष्ठव। हमने एक पढ़ा नियमांगा अणानानाम नासिका च। एक पढ़ा हमने हृदयतो कंठ तालु। एक पढ़ा हमने उदौतो कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। एक पढ़ा हमने वकारस्य दंतोष्ठम। हमने इतने सूत्र पढ़े। इन सूत्रों के सहारे हमने आपकी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया। फिर आपने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय का नाम कंठा का मतलब है कि आ ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस का वर्ग प्लस हा और विसर्ग, इतने का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। फिर आपने पढ़ा इचू इचू यसा नाम तालु, यानी ह्रस्व या दीर्घ ई, चा वर्ग या और सा का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब चूंकि इस वाले सा का उच्चारण स्थान तालु होता है इसलिए इसको तालव्य सा कहते हैं। रेटू रसा नाम मूर्धा हमने पढ़ा। रे ह्रस्व या दीर्घ रे, टा वर्ग रा और ये वाला सा मूर्धा वाला, इस सा इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। हमने पढ़ा ऋतु लसा नाम दंता, यानी रे ता वर्ग ला और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। हमने पढ़ा उपोपद मनीय नाम ओष्ठो, यानी ह्रस्व या दीर्घ उ का मतलब पा वर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। छठा हमने पढ़ा इया मांगा अणाना नाम नासिका चा, यानी कि इया मांगा अणाना और अंग, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अब चूंकि नासिका से उच्चारण स्थान होता है इसलिए अनुनासिक व्यंजन इसको बोलते हैं। ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु का मतलब है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु होगा। आपने पढ़ा ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ होगा। आपने पढ़ा वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब है कि वा का उच्चारण स्थान क्या होना है? दंत और ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या होना है? दंत और ओष्ठ। ये आपका इतना उच्चारण स्थान है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए, आपका उच्चारण स्थान समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ कर के एक हेडिंग हमारी छूटी हुई थी, संयुक्त स्वर। ये थोड़ा सा संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर वर्ण जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने हों, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इन संयुक्त स्वरों में हमने आपको चार बताए थे। एक बताया था ए, दूसरा बताया था ऐ, तीसरा बताया था ओ, चौथा बताया था औ। ये चार हमने आपको संयुक्त स्वर बताए थे। कौन कौन से बताए थे? ए ऐ ओ औ। अब हम देखते हैं कि ये जो ए ऐ ओ औ है, ये चारों स्वर वर्ण किन वर्णों से मिलकर बने हैं? तो जो आपका ए है वो आ ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व या दीर्घ ई, इनसे मिलकर के आपका ए बनता है। ऐ आपका बनेगा ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ए। वो आपका बनेगा ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व या दीर्घ उ। और आपका बनेगा ह्रस्व या दीर्घ आ प्लस ओ। ये आपके, यानी कहीं कहीं आपको ध्यान समझना है, यहाँ पे हमने ये आबलिक लगा करके ह्रस्व और दीर्घ लिखा है, उसका मतलब ये है
कि आपको आ प्लस ई भी मिल जाएगा, हाँ, या बड़ा आ प्लस ई भी मिल जाएगा, या ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई, या ह्रस्व दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई। यानी कि इन दो वर्णों को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार से अ है, इसी प्रकार से ओ है। ओ में आपको क्या करना है भाई, ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ, या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ, या ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ, या दीर्घ आ प्लस दीर्घ उ। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब यही है। ह्रस्व का मतलब है जिसमें एक मात्रा का, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ या गुरु का मतलब है कि जिसके मात्रा में दो, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, वहां वर्ण दीर्घ वर्ण होता है। अब ह्रस्व को, ह्रस्व को लघु के नाम से भी जाना जाता है और दीर्घ को गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ को गुरु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ह्रस्व वर्ण या दीर्घ वर्ण, ध्यान समझिएगा। ये आपके संयुक्त स्वर माने गए हैं, ए ऐ ओ औ। जैसे आपके संयुक्त व्यंजन माने गए हैं ना, वो क्षत्रिय वाला छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। उसी प्रकार से चार आपके संयुक्त स्वर माने गए हैं, ए ऐ ओ औ। ये आपके चार संयुक्त स्वर हैं। अब ये संयुक्त स्वर किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। अब ये आपका है ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए, या दीर्घ आ के बाद ए आ जाए। उसी प्रकार से इसमें आपके है ह्रस्व आ के बाद ओ आ जाए, या दीर्घ आ के बाद ओ आ जाए, तब इसका निर्माण हो जाएगा। ये इतना आपको ध्यान से समझना है, इस पर थोड़ा सा मेहनत करनी है। अभी हमने जो भी उच्चारण स्थान के लिए जो भी संस्कृत के कुछ सूत्र लिखा है, उन सूत्रों को याद कर लेना है। याद करने के बाद कल के सेशन में हम आपके वर्णमाला टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में, एसएससी जीडी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीएसआई में प्रश्न जहां जहां पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के कल हम आपके सामने फिर लाइव होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।